वो एफआरसी में होता है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कॉम्बिनेशन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का प्लस टाइडल वॉल्यूम का। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आप कितना वॉल्यूम अपने लंग्स में या तो भर सकते हो या एक्सहेल कर सकते हो। ये किस किस से कॉम्बिनेशन होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा टाइडल वॉल्यूम जमा, ठीक है। दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा वाइटल के जमा टाइडल वॉल्यूम जमा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टोटल कैपेसिटी में आप एक और चीज ऐड कर दोगे, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जो रिजर्व रहेगा, ठीक है। अब ये चीजें क्यों जरूरी है सारी, ये अभी हम आगे बात करते हैं। हम आज दो मेजर डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव। उससे पहले हम पीएफटीज को डिस्कस करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये कहता है कि जितनी भी हमारे पास कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स हैं, क्या ये अपनी अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले पीएफटी में एक चीज होती है, सबसे पहली चीज होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, दैट इज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 लिखा होगा। इसका क्या मतलब है कि पहले सेकंड में जो आप लो जब करते हो तो आपकी कितनी हवा अपने मुंह से बाहर निकल आती है, उसको आप क्या कहते हैं? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1। कैसे मेजर करोगे आप? स्पायरोमीट्री से। कैसे मेजर करोगे? स्पायरोमीट्री से। आप स्पायरोमीट्री में ब्लो करते हैं और फिर पता चल जाता है कि पहले सेकंड में कितनी निकाल पा रहा है एयर। फोर्स वाइटल कैपेसिटी एफवीसी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज ब्लोन फोर्सफुली, ठीक है। पहला हमने क्या कहा था कि पहले सेकंड में जितनी हवा वो निकाल पा रहे, और बाकी एक्सपायरेशन के पूरे, जैसे मैं एक्सपायर कर रहा हूं, शायद मैंने 2 सेकंड ले लिए, 2.5 ले लिया, तो पूरे ड्यूरेशन में मैंने जितनी एयर ब्लोन आउट की दैट इज फोर्स वाइटल कैपेसिटी। और इसी को हम फिर पढ़ते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे समझने में, दैट इज FeV1 by FVC रेशियो। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में। What is obstructive lung diseases? ऐसी कोई भी डिजीज जो आपके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। इट कुड बी ट्यूमर, इट कुड बी एनी इंफेक्शियस डिजीज, it could be any inflammatory procedure, it could be any foreign object, etc. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज आती है, दैट इज COPD। सबसे ज्यादा दैट इज COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये ना सर आपसे पूछ रहे हो व्हाट आर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, तो आप बोल रहे हो COPD सिर्फ ना। आपने मैक्स जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस है वो सब बतानी है। देयर इज वन डिजीज दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्लियर। COPD दो डिजीजेस की कॉम्बिनेशन को कहते हैं, एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक क्या है? क्रोनिक, और दूसरी क्या है? एम्फाइसीमा। इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एज द नेम इंडिकेट, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियल वॉल की इन्फ्लेमेशन होगी, क्रोनिक आइटिस लगा है एंड पे। इसको डायग्नोज करने के लिए बहुत जबरदस्त सा प्रोसीजर है। क्या है? क्लिनिकली आप डायग्नोज कर सकते हो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। कैसे? पेशेंट का स्मोकर होना जरूरी है। पेशेंट का स्मोकर होना जरूरी है, क्योंकि स्मोकर्स में क्या होता है? स्मोकर क्या है बेसिकली? स्मोक क्या करती है? जब आप स्मोक करते हो सिगरेट को, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन और टार के अलावा बहुत सारे उसमें नॉक्शियस स्टिमुलाई होते हैं। व्हाट आर नॉक्शियस स्टिमुलाई? वो क्या करते हैं? वो जा करके ट्रिगर करते हैं आपके ब्रोंकियल वॉल को। तो ब्रोंकियल वॉल में जब ट्रिगर करते हैं तो उसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। फिर अगली कहानी हम इसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम डायग्नोज कैसे करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को, उसकी जरा क्लिनिकल फाइंडिंग लिखें। स्मोकर होना मस्ट है। क्या होना मस्ट है?
पहली चीज होगी स्मोकर। दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में दूसरी क्या चीज होनी चाहिए? दूसरी बात ये होनी चाहिए कि इसको प्रोडक्टिव कफ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का क्या मतलब है? एक होता है ड्राई कफ, एक होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जिसमें स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा हो, और ड्राई मतलब ड्राई कफ जो स्पूटम के बगैर। इसमें प्रोडक्टिव कफ होनी चाहिए फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, यानी कि साल के हिस्से में कभी भी 3 महीने के लिए इसको कफ होनी चाहिए, और ये 2 साल में रिपीट होनी चाहिए फॉर 2 ईयर। यानी कि अगर आपने एक पेशेंट को लेबल करना है कि इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, दैट पेशेंट हैज टू बी क्रोनिक स्मोकर। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट ये कहेगा कि पिछले साल भी मुझे 2-3 महीने खांसी रही और बलगम ही बलगम निकलती रही सर्दियों में, और उसके बाद इस साल फिर से ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जरूरी है इसको समझने के लिए, अदरवाइज आप इसको लेबल नहीं कर सकते। ठीक है, इस पेशेंट को यहां तक समझ आइए आपको? अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? ये एक बात होगी कि ये प्रोडक्टिव कफ होनी चाहिए, स्मोकर होना चाहिए, और तीसरा कि पेशेंट में फिर क्या करते हैं जब आप बायोप्सी करते हैं, अब फिर बाद में बताऊं डायग्नोज कैसे करें। अब इसकी ये पेशेंट आएगा कैसे, क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा? 45-year-old male patient presented in the ER with the history of chronic cough for last 3 months, which is productive in nature and is yellowish white. The patient states that in the last year the patient also had this kind of cough. Along with that, patient states recurrent infection and also states the history of bit weight loss. Chronic inflammation में भी weight loss होता है। ठीक है, अब जब वेट लॉस भी कह दिया, कफ भी कह दी, प्रोडक्टिव भी कह दिया उसने, तो आपके 2 डिफरेंशियल भी बन जाएंगे। एक टीबी बन गई कि नहीं बन गई? वेट लॉस विद प्रोडक्टिव कफ अगर आ गया तो सबसे पहले तो टीबी रूल आउट कर देंगे, उसके बाद आता है फिर आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है? चेस्ट एक्सरे एडवाइस करना है। चेस्ट एक्सरे अगर क्लियर है तो देन यू हैव टू रूल आउट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। केस में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्लिनिकली आपने पक्का कर दिया है, और क्लिनिकली ही इस पेशेंट को हम क्या करते हैं? डायग्नोज भी करते हैं। लेकिन इससे पहले हमने पीएफटीज करवाना जरूरी होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना जरूरी होते हैं। उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आएगा। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का? ये जरूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में क्या होगा और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में ऐसे इमेजिन करो आप, ये आपका लंग है, ठीक है, ये आपका एक लंग है, और ये यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट्स से ट्यूमर का मैस, ठीक है, उसने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्ट किया। आपको क्या लगता है यहाँ से जितनी हवा नॉर्मली पहले सेकंड में निकलती होती थी उतनी निकल पाएगी आप? तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? कम नहीं, बहुत कम हो जाएगा। क्या कहते हो आप? क्योंकि इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं निकल पाएगा। पाइप वाली मिसाल याद है आपको? फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि जब पाइप के एंड पे हाथ रखो प्रेशर इंक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो इस तरह हवा तेजी से निकलेगी, सीटी मार के निकलेगी यहाँ से हवा, जिसकी वजह से वीज आती है। सीटी क्या है? वीज है ना। ये जो आपको लंग्स, आपको जो स्टेथोस्कोप के ऊपर आपको जो मिलती है, साउंड मिलती है, दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज वीज। व्हाट इज वीज? जब कभी भी नैरो किसी ओपनिंग से एक विसल टाइप साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज वीज। अब फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 क्या होगा? कम होगा। फोर्स वाइटल कैपेसिटी यानी कि टोटल एयर दैट इज ब्लोन आउट, वो भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, उतनी एयर तो निकाल नहीं पाएगा, कुछ तो कुछ एयर ट्रैप रह जाएगी। लेकिन FeV1 और FVC रेशो बढ़ेगी कम होगी? ये कम हो जाएगी। दिस इज द हॉलमार्क। ये लेबल करता है आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये इस बंदे को ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, जैसे हमने चेस्ट पेन का कहा था, ठीक है, आज बात करेंगे हम पल्मोनरी फंक्शन। अगर एक पेशेंट डिस्निया के साथ आता है, एक पेशेंट कफ के साथ आता है, एक पेशेंट कह रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है, और कोई कार्डियक इटियोलॉजी नहीं है, आपको लग रहा है कि पल्मोनरी इटियोलॉजी, आपने सबसे पहला टेस्ट क्या कराना है? जैसे ईसीजी करानी थी तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब जरूरी नहीं है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि उसको डिस्निया निमोनिया की वजह से भी हो सकता है। चेस्ट पेन में तो मस्ट है ना ईसीजी, इसमें इतना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर वो ज्यादा
अच्छा, एक आसान तरीका बता दो, कब पेशेंट को महंगे टेस्ट एडवाइस कर सकते हो आप? जब पेशेंट की डेली लाइफ खराब हो रही है ना इस बीमारी की वजह से, उसकी अफेक्ट हो रही है डेली की लाइफ, तो आप क्या कर सकते हो? आप फिर टेस्ट एडवाइस करते हो महंगे वाले। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट ये कहता है कि कल ही मेरा नाक खराब था, कल से मेरा नाक बंद है, कोई बात नहीं। एक पेशेंट कहता है सर जी साल हो गया मेरा नाक बंद है, अब सांस भी नहीं लिया जाता, खराटे भी मारता हूँ रात को, बार बार उठ जाता हूँ, नींद कच्ची रहती है, डेली की लाइफ अफेक्ट हो रही है ना। बीवी भी तंग करती है कि खराटे लेते हो आप, घर वाले मेरे, हाँ स्नोरिंग की क्या पैथोलॉजी? क्या पैथोलॉजी है स्नोरिंग की? स्नोरिंग की 2 से 3 पैथोलॉजीज है स्नोरिंग की। अगर जैसे